नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोजगार से संबंधित चली योजनाएं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रोजगार से संबंधित जितनी योजनाएं चली हैं उसके बारे में। क्यों चली रोजगार के लिए योजनाएं? देखिए, इससे पहले हम लोग ने 12 पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग को पढ़ लिया है इससे पहले क्लास में। अगर नहीं देखा है आपने वो क्लास तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस लिंक पे जाकर वीडियो देख लीजिए या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख के इसके बाद रोजगार से संबंधित योजनाओं पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि रोजगार की जरूरत क्यों पड़ी। पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, उसके बाद उसको बंद करके अब तो नीति आयोग लागू कर दिया गया है। लेकिन जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी तो गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चली थी। ठीक है, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चली। उन योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। जो योजनाएं हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हुआ, गरीबी दूर करने के लिए क्या चाहिए? हमें रुपया चाहिए, धन चाहिए। ठीक है, और वो धन रुपया कहाँ से आएगा? जब हम कोई रोजगार करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तब उसके बदले हमको क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार चलाए गए हैं और उन्हीं रोजगार को जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। गरीबी दूर करने के लिए जो रोजगार के लिए चली योजनाएं हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहला योजना है, देखिए, पहला योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, मनरेगा। ये देखिए 2005 को पारित हुआ था सितंबर में। ठीक है, इसका सबसे पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के नाम से यह स्टार्ट हुआ था। 2005 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। लेकिन देखिए आपकी स्क्रीन पे 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली नामक गांव से स्टार्ट हुआ था। बंदनापल्ली गांव से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 200 सबसे पहले 200 जिलों में इसे लागू किया गया जो पिछड़े जिले थे। ठीक है, उसके बाद 130 अन्य जिलों में भी लगाया गया। जब इसकी सफलता को देखा गया तो 130 अन्य जिलों में भी इस योजना को चलाया गया। अब उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को बाकी जितने भी अब जिले बचे थे सब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को चलाया गया। ठीक है, आप देखिए इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विशेषता देखेंगे और विशेषताओं में हम लोगों को ध्यान से देखना होगा क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं ही बनते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए विशेषता में क्या दिया गया है कि 100 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है, इन 365 दिन में सरकार आपको गारंटी देती है कि हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे। इन 100 दिन के रोजगार में वो होते हैं जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें 33% क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। अगर 100 इस योजना में अगर 100 कामगार लगे हैं तो उसमें कम से कम 33% क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वास्तविक मजदूरी होगी वो 174 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में 174 रुपए से कम आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। यह न्यूनतम, एक तरह से कह लिया जाए न्यूनतम मजदूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, 5 वर्षों के लिए एक जॉब कार्ड तैयार किया जाता है। उसी की मदद से आपको अगर इच्छुक है उसमें काम करने के लिए तो उसी जॉब कार्ड की मदद से 5 साल के लिए आपको क्या दिया जाता है? एक वैधता दी जाती है, आप उसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना में जो परियोजना की लागत होगी उसमें से 60% देखिए जो हिस्सा होगा वो मजदूरी भुगतान पर खर्चा किया जाएगा, मजदूरी पर भुगतान किया जाएगा। लेकिन जो 40% होगा वो अन्य मदों पर खर्च किया जाएगा। ऐसा बताया गया है कि जो 60% हिस्सा होगा, जो भी लागत होगी उसका 60% क्या किया जाएगा? मजदूरी पर भुगतान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस हमारे भारत में कुछ सामान्य राज्य हैं, कुछ विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है, जिनमें से हम विशेष राज्य में हम पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं 7 सिस्टर उनको और एक राज्य और मतलब पूर्वोत्तर के 8 राज्य और भारत में 3 हिमालयी राज्य, मतलब कुल मिला के 11 राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए।
तो इनको क्या होता है 90% जो हिस्सा होगा वो केंद्र देगी। किस चीज में? उनके लागत में, जो लागत जो इस योजना परियोजना के लिए जो लागत आती है उसको 90% हिस्सा कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, और 10% सिर्फ क्या होगा? राज्य सरकार देगा। ठीक है। और सामान्य राज्य के लिए क्या होगा? सामान्य राज्य के लिए 60% जो है केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा कौन देगा? राज्य सरकार देगी। ठीक है। तो ऐसा इस योजना में चलता है। और इसमें क्या होता है, अधिसूचित सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है उस इलाकों में हमने अभी आपको बताया कि देखिए 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है, लेकिन जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जो कि सूचित किए गए हैं उनमें इस 100 दिन के बदले 150 दिन का दिन रखा गया है कि हम आपको 150 दिन का रोजगार देंगे। ठीक है। ये कहां लागू हुआ है? सूखा प्रभावित इलाकों में। ठीक है, प्रति परिवार। चलिए उसके बाद एक लाइन और है, आप नीचे देखिए, उसमें दिया है मनरेगा को पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मनरेगा है उसको भी पूर्ण स्वच्छता अभियान जो कि हम अभी चल रहा है, आपको पता है स्वच्छता अभियान, उसके अंतर्गत भी जोड़ा गया है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इसकी विशेषता। मनरेगा के द्वारा कुल किए गए कार्यों के 51% में अनुसूचित जातियों और जनजातियों में, उसके अलावा 47% कार्यों में महिलाओं को शामिल किया गया है। मतलब ये कि 51% कार्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति होंगे और 47% कार्यों के लिए महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो मनरेगा के अंतर्गत अकुशल मजदूर होते हैं उनको लगभग 180 रुपया इस समय दिए जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखना है? इसके बाद वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए जो पैसा दिया जाता है, जो मजदूरी दिया जाता है, वो सीधे मजदूर के बैंक खातों में दे दिया जाता है। ये इसीलिए लगाया गया है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। ठीक है। उसके बाद मनरेगा के तहत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है, देखिए मनरेगा कामगारों के रिकॉर्ड में त्रुटि को रोकने के लिए आधार का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी जो जॉब कार्ड हमने बताया था अभी पिछले स्लाइड में, देखिए अभी हमने बताया कि ये जो जॉब कार्ड तैयार किया जा रहा है ये वैध 5 सालों के लिए, इसमें क्या होगा? आधार आपका लिंक होना चाहिए। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी मनरेगा का जो भी रिकॉर्ड में त्रुटि आती है अब त्रुटि नहीं होगी क्योंकि आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। ठीक है। मनरेगा में क्या होता है, एक सुझाव समिति होती है, उस सुझाव समिति का नाम इसमें क्या है? मिहिर शाह समिति। उस समिति के द्वारा क्या किया जाता है, इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को कैसे चलाया जाए, क्या इसमें योगदान रहे, कैसे किया जाए, इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए, इसके लिए वो सुझाव देता है। लेकिन अगर आपको कभी पूछा जाए कि कार्यान्वयन इकाई कौन होता है तो वो होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, मतलब कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को चलाने के लिए जो कार्यान्वयन इकाई होता है वो ग्राम पंचायत होता है और लाभ प्राप्तकर्ता इकाई होता है वो परिवार होता है। जाहिर सी बात है एक परिवार में ही आपको गारंटी दिया जाता है कि आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसे होता है। ठीक है। उसके बाद पूर्ण स्वच्छता अभियान के, और देखिए यहाँ पे पूर्ण स्वच्छता अभियान और एकीकृत बाल विकास सेवा क्या होता है, क्या किया जाता है पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत? इसके अंतर्गत किया जाता है परिवार के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करना और एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करना, गांव में खेल के मैदान को भी तैयार करना। ये कार्य होता है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS का, और TSC का कार्य होता है अलग अलग शौचालयों का निर्माण करना। ठीक, क्या किया गया है? कन्वर्जेंस कर दिया गया है। किसमें? मनरेगा में। इन दोनों का, TSC और ICDS का मनरेगा में कन्वर्जेंस कर दिया गया है, अपसरण कर दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम को मनरेगा में ही शामिल कर लिया गया है। इस तरह से ऐसा कह दिया जा सकता है कि
काम के बदले अनाज कार्यक्रम को अब समाप्त कर दिया गया है। मनरेगा का पहले नाम क्या था? नरेगा था, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो उसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि उसका नाम बदलकर अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है, ठीक है। अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो योजना है, इसमें अगर किसी को काम नहीं मिलता है, किसी को कार्य नहीं मिलता है, तो क्या किया जाता है? उसको मजदूरी भत्ता दिया जाता है, ठीक है। अगर इसमें काम नहीं मिला तो आपको क्या दिया जाएगा? मजदूरी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगली योजना पे। अगली योजना जो है वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है ये जिसमें बहुत सारी योजनाओं का मेल हुआ है। खास तौर से जो ये 6 योजनाएं हैं, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 6 योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन 6 योजनाओं को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं, तो क्या करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूं, जिससे कि क्या होगा, आप इन योजनाओं को देख लें अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें देखिए क्या होगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। इसमें क्या हुआ कि 6 योजनाएं उस समय चल रही थी, और उन सभी योजनाओं को इसमें क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। कौन कौन सी योजनाएं थी? पहला था IRDP, दूसरा था ट्राइसेम, तीसरा था DWCRA, और चौथा था SITRA सित्रा, और GKY गंगा कल्याण योजना, और MWS मिलियन वेल्स स्कीम। तो इस तरह से देखेंगे, पहला योजना था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसे ट्राइसेम कहा जाता है। तीसरा था ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, इसको भी क्या किया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया, विलय कर दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। चौथा था ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, मतलब सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस, ठीक है। उसके बाद गंगा कल्याण योजना और 10 लाख कुएं वाली योजना। ये 2 योजनाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि UPSSC इससे प्रश्न उठा चुका है। तो ये दोनों योजनाएं आपको याद ही रखनी है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, इसका उद्देश्य क्या था? इसका सबसे पहला उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना, ठीक है। प्रत्येक परिवार को 3 साल के लिए गरीबी रेखा से ऊपर उठा देना, 3 साल के अंदर अंदर, मतलब वहां पे लक्ष्य रखा गया था। देखिए 3 वर्ष की अवधि में ही गरीबी रेखा के ऊपर उठाना इस योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था। कम से कम 50% अनुसूचित जाति जनजाति और 40% महिलाओं और 3% विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने ये लाइन दिया हुआ है। हमने सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको दे दिया है, वो आपके स्क्रीन पे ही रहता है, ठीक है। बाकी उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला है, देखिए दिया है, आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खंड में रहने वाले गरीबों में से 30% को इस योजना के दायरे में लाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल थी। हालांकि यह हो पाया है, 10 से 12% तक का संभावना अभी तक जताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। क्योंकि वो जो 5 वर्ष का उन्होंने एक दायरा दे दिया वो गलत था, क्योंकि 5 वर्षों में ऐसा उस समय देखिए पॉसिबल नहीं था। तो क्या हुआ, ये जो दायरा था उसके संबंध में 10 से 12% ही शामिल हो पाया। हालांकि बहुत हुआ, क्योंकि 30% का रखने के बाद 10 से 12% रखना, 10 से 12% जो विकास खंड में रहने वाले ग्रामीण थे उनको शामिल करना एक गर्व की बात थी, ठीक है। तो योजना में जो दी जाने वाली जो धनराशि थी वो क्या था, केंद्र और सरकार में बटी हुई थी।
केंद्र सरकार कितना देती थी? 75% और राज्य सरकार 25%। अगर 100 रुपया मान लिया जाए, 100 रुपया इस योजना के लिए लाया गया, तो उसमें से 70 रुपया जो है वो केंद्र सरकार देगी और 25 रुपया, माफ करिएगा ये 75 रुपया और 25 रुपया राज्य सरकार। ठीक, मतलब 75-25 के अनुपात में विभाजित था। अगला है ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ठीक है, इसके रूप में क्या कर दिया गया है? गठित कर दिया गया है। अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। कब से? 2011 से। तो ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, पहले बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारी योजनाएं चली थी। पंचवर्षीय योजना में शुरू से ही योजनाओं का बौछार लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से पहले ही लगभग 9वीं पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ, ऐसा एक शुरुआत हुआ, विलय करना शुरू कर दिया गया। एक ही योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं का विलय होना शुरू हो गया। किसी योजना को क्या किया गया, उसका नाम बदल दिया गया, जो कि हालांकि आपके पास एक एग्जाम्पल भी है। ये 2011 में क्या हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शामिल, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये आप समझ जाना चाहिए आपको कि इसमें स्वर्ण, इसका मतलब ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में भी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अब जब इसकी बात हो ही गई है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो 2011 के बाद से हम इसको जान लेते हैं कि यह मिशन, यह योजना किस लक्ष्य से बनाया गया, इसका क्या क्या जो उद्देश्य था, कि क्यों यह योजना, इसका नाम बदला गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 3 जून को हुआ था। हालांकि हमने बताया कि 2011 में भी प्रारंभ हुआ, तो 3 जून 2011 को अब आपको रियल डेट भी पता हो गया। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में शुरू हुआ था। अगर राजस्थान के और गहराई में जाए तो बांसवाड़ा जिले में इसका प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य यही था और है भी कि 2024 से 25, 2024 से 25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार संपोषित करना और सहायता देना था। ठीक है, इस मिशन के तहत क्या था, जो ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको फेडरेशन के रूप में क्या कर देना, गठित करना। मतलब जो स्वयं सहायता समूह है उसको क्या करना, फेडरेशन के रूप में गठित करना ग्राम स्तर पर। ये भी एक इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें दिया गया है, अगला लाइन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जितने भी निर्धन परिवार हैं उनको कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, जितने भी निर्धन परिवार हैं उनके परिवार में एक महिला को, कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, और इस योजना में शामिल करने के लिए ही यह चलाया गया था, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, अब देखिए आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा उसका हेडिंग क्या है, ज़्यादा ब्लैक में है, इसका मतलब है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट ये भी थे, जिसमें से स्वयं सहायता समूह इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये अब इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखने को आपकी ज़रूरत है। पहला देखिए, झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत, इस मिशन का, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का यह लक्ष्य था झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत बनाना। ठीक है, किस आधार पे? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण जो मिशन है उसी के आधार पर भी यह कहा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। जितने भी ग्रामीण के गांव के गरीब परिवार हैं उनके एक महिला सदस्य स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत लाई जाएगी, जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट इससे पहले ही ये यहाँ पर हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, इस मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के साथ संगठित संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों और 2.5 लाख ग्राम पंचायत को और 6 लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब आवश्यक साधन जुटाने में क्या होगा,
सहयोग देगा यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला कार्यक्रम हम लोग देखेंगे। अगला कार्यक्रम है आपके पास स्क्रीन पे देखिए, है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसके विलय के बाद 15 अगस्त 2008 को यह योजना प्रारंभ कर दी गई। इसका मतलब आपने समझा? इसका मतलब यही है कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पहली योजना ये, और उसके बाद दिया गया है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये तीनों योजनाओं को विलय करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। हमने जैसा कि बताया कि सभी योजनाओं क्या कर दिया जा रहा है, विलय करके 4-4, 5-5 योजनाओं को, 2-2, 3-3 योजनाओं को विलय करके एक योजना बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया गया है, इसके तहत क्या होगा, जो विनिर्माण क्षेत्र में जो 25 लाख रुपए तक और सेवा और व्यापार के क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी इस योजना के तहत। ठीक है, इस योजना का जो कार्यान्वयन होगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा और शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्र के द्वारा। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, इसका मतलब होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मतलब KVIC, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DIC, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसा कि अगर आपने इससे पहले वाला क्लास किया होगा तो उसमें हमने इस दोनों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगली योजना देखेंगे। अगली योजना है, अब हम लोग अगली योजना में क्या करेंगे, अब कौशल विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है, कौशल विकास का संबंधित का मतलब क्या है, कौशल विकास संबंधित है जो जैसे कि मान लीजिए गांव में जो योजनाएं जो स्वयं के लिए चलाई जाए, जैसे कि ऊन की बुनाई हो गई और बांस से जो क्या कहते हैं उसको, जो डोलचियाँ बनाई जाती हैं, वो सब चीज़ें वो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आती हैं, जो गांव में ग्रामीण लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने तहत कार्य करते हैं, वो कौशल निर्माण के अंतर्गत आता है। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो वे लोग तो आत्मनिर्भर पहले से ही थे, जो अपने आजीविका के लिए अपने तहत एक रोजगार की भांति कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए यहाँ पे सीधे लिखा है कि औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, मात्र 2.3%। अब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे चीज़ों क्या है, उनकी कुशलता भरी पड़ी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई सक्षम हो पा रहा है तो उनके पास वो औजार ही नहीं है, वो सामान ही नहीं है, जिसके तहत वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है जिसके तहत वो क्या करें, अपने कौशल को बाहर करें, विकसित करें, रोजगार कुछ चलाएं। ठीक है, तो ऐसे इसी चीज़ों के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया। हालांकि इसकी प्रतिशत इतनी समय 2.3% ही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इसमें देखिए हमने बता दिया है कि कौशल विकास कार्यक्रमों को गति देने की बहुत जरूरी हो गया है, बहुत हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो जो कौशल विकास कार्यक्रम है, इसके क्रियान्वयन के लिए 3 स्तरीय जो है संस्थागत संरचना बनाई गई है। आपके स्क्रीन पे देखिए 1, 2, 3। पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, और दूसरा है राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड, और तीसरा है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इन तीनों स्तर के माध्यम से ही कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब आइए नजर डालते हैं उन योजनाओं पर जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पहला है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इस योजना के बारे में हम लोग देखेंगे। 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की गई, मतलब इसकी शुरुआत 2015 को हुई है, 15 जुलाई को। इस मिशन में त्रिस्तरीय ढांचा होगा, जैसा कि हमने बताया कौन कौन से स्तर होंगे, जिसका निर्णय सर्वमान्य होगा। ठीक है, ऐसा है। उसके बाद
कौशल विकास के प्रयासों को नीतिगत दिशा देने और इसकी समीक्षा हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर एक गवर्निंग काउंसिल, एक संचालक समिति और एक मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। मिशन निदेशालय केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकार में कौशल संबंधित क्रियाकलापों के लिए क्या है, कार्यान्वयन करेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। इस मिशन के अंतर्गत क्या है, इस मिशन के अंतर्गत स्कूल के पाठ्यक्रम में कौशल विकास के तरीकों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौशल विकास प्रशिक्षण के ऐसे तरीकों को विकसित करना जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के कर्मियों और जो कौशल क्षमता है उनको विकसित करना। जाहिर सी बात है, हमने स्टार्टिंग में ही ये सब सारी चीजें बताई कि वही चीज जो स्किल है ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बस गति देने के लिए एक योजना का शुभारंभ होना जरूरी था। तो वैसा 15 जुलाई 2015 को शुरुआत हुआ राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का। उसके अंतर्गत देखिए ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये उनका उद्देश्य था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो आपको जानना जरूरी है। लास्ट में हमने एक पॉइंट दिया है, किसी चीज पे फोकस देना। किस चीज पे फोकस देना, जो कमजोर और वंचित वर्ग है, खास तौर से उन्हीं लोगों पर ज्यादा जोर देना, विकास करना, उन्हीं लोगों पर क्या करना, उस मिशन का गति बढ़ाने के लिए कमजोर एवं वंचित वर्गों पर क्या करना, कौशल विकास की गतिविधियों को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए ये तो हमने पढ़ा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के बारे में। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अब अगला है आपका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। अभी तक हमने गरीबी दूर करने के रोजगार चलाए, उसके बाद आत्मनिर्भर बनने के लिए भी हमने रोजगार के बारे में, कौशल कार्यक्रम के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का मतलब क्या है, आपके स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब यही होता है कि असंगठित क्षेत्रों में, देखिए असंगठित क्षेत्रों में कामगारों को न्यूनतम स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और व्यापक विकास सुनिश्चित की जा सके। समझ रहे हैं, ये परिभाषा लिखा हुआ है, इसको समझने की जरूरत है आपको, जो कि हालांकि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में तो आ ही जाएगी। जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा ये कह रहा है कि वो क्षेत्र जो असंगठित क्षेत्र है, जो कामगार हैं, मतलब जहाँ अगर कोई कामगार है, कोई रोजगार पाया हुआ है, तो उस कहीं मान लीजिए जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको, उसके फैमिली को खर्चा कहाँ से आएगा उसके बाद, क्योंकि वो इकलौता था जो काम करके, रोजगार करके अपने परिवार की आजीविका चलाता था। तो ऐसे में ये तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, बहुत सारी चीज़ें जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए हालांकि जो पेंशन योजनाएं चलाई है सब इसमें है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे क्या हो, किसी भी गरीब पे या ऐसे असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उन पर किसी प्रकार का बोझ ना बने, उनका क्या हो, विकास हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। तो ऐसे में कौन कौन सी कार्यक्रम चली, कौन कौन सी योजनाएं चली, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला योजना आपकी स्क्रीन पे है, सीधे सीधे लिखा हुआ है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। अब हम जिस जैसे योजना पढ़ेंगे आपको इस परिभाषा का मतलब भी समझ में आता जाएगा। हालांकि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 24 जनवरी 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराकर वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके अंतर्गत पेंशन चलाई गई उनके लिए जो वृद्धावस्था में, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना, ये सब सारी चीज़ें इसका लक्ष्य था ना। लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन थे जो सरकार पर भी लागू होती थी। जैसे देखिए इसमें लिखा है, जैसा हम जान लीजिए कि इस पेंशन के लिए मासिक या तिमाही या छमाही या वार्षिक कोई भी विकल्प चुना जा सकता है अगर आप इसकी भुक्तभोगी हैं इस पेंशन के। तो इसके तहत क्या होता है, LIC का जो रिटर्न मिलेगा वो प्रतिवर्ष 8% के निश्चित रिटर्न के बीच जो अंतर होगा उसकी भरपाई के लिए सरकार सब्सिडी देगी। उसके भरपाई के लिए वो वरिष्ठ जो वृद्धावस्था में है उनको
इसकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगा। तो ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत चलाई गई। चलिए नेक्स्ट योजना पे चलते हैं तुरंत। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देखिए वो योजना चलाई जा रही है जो अब करंट में है। हालांकि सभी योजनाएं करंट में हैं जो हमने अभी तक देखा, लेकिन वो बहुत पहले से चलाई जा रही थी। बहुत सारी योजनाएं हो जाती हैं, अनलिमिटेड योजनाएं हो जाती हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि विलय होता चला जा रहा है, विलय होता चला जा रहा है। तो ऐसी योजनाओं को विलय होना स्वाभाविक सी बात थी, नहीं तो बहुत सारी योजनाएं हो जाती और क्या हो जाता, भ्रष्टाचार फैलने का ज़्यादा डर होता। ठीक है, चलिए अगला योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया? इसका प्रारंभ 1 मई 2016 को किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसका प्रारंभ हुआ, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, इस योजना का कौन लाभार्थी होगा? जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभार्थी माना जाएगा, मतलब वो इसके पात्र होंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था इस योजना का, ये देख लीजिए। 3 वर्ष 2016 से 2019 के बीच, या तो ऐसा कहने कि 2019 तक, इसमें 3 वर्ष में 5 करोड़ परिवारों को कनेक्शन गैस उपलब्ध कराना था। ठीक है, मतलब उसके साथ साथ चूल्हा और रेगुलेटर भी दिया जाना था। तो इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक उद्देश्य ये था, प्रत्येक जो भी एलपीजी कनेक्शन है उस पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाती। साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कनेक्शन महिला लाभार्थी के नाम पर ही दिया जाएगा। आप देखते होंगे जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी गैस कनेक्शन मिला है गांव में, जो ग्रामीण इलाकों में मिला है, वो महिलाओं के नाम पर ही है। हालांकि अब परिवार की मुखिया के तौर पे महिलाएं ही आ रही हैं सामने, तो ऐसे में कनेक्शन भी महिला लाभार्थी के नाम पर दिया जा रहा है। ठीक है, ये किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। यही चीज है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही कनेक्शन जो है महिला लाभार्थी के नाम पर दिया जा रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगली योजना पे चलेंगे। अगला योजना है हम लोगों का आम आदमी बीमा योजना। आपके स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है AABY, आम आदमी बीमा योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, ये देखिए इसका उद्देश्य क्या क्या था। इसका उद्देश्य था उन ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जिन्हें जीवन बीमा निगम के साथ चलाए जा रहे राज्य सरकार की किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण जो भूमिहीन परिवार का मुखिया हो या परिवार का रोजगार करने वाला एक सदस्य जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के मध्य हो, वही इस बीमा को पा सकेगा। ठीक है, वही इस बीमा को पा सकेगा अगर इस योजना के तहत बीमा पाना चाहता है तो, अगर पाता है तो। ठीक है, उसके बाद केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को, जो ये योजना है, इसमें क्या है कि इसका जो संचालन है वो राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारें और भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से ही किया जा रहा है। मतलब ये है कि इस योजना का जो संचालन है वो राज्य के माध्यम से और भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से, इन दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। केंद्र शासित क्षेत्रों में केंद्र शासित क्षेत्र से और भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से। ठीक है, तो इस योजना को कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी। यह UPSSC 2003 में पूछा गया सवाल है, माफ करिएगा 2008 में, माफ करिए 2008 में पूछा गया ये सवाल है कि आम आदमी बीमा योजना को, इस योजना को चलाने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को कौन सा उपयुक्त नाम दिया गया है? तो नोडल एजेंसी बनाया गया था, इसलिए नोडल एजेंसी इस ऑप्शन में था और नोडल एजेंसी सही था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला योजना देखेंगे, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब चलाया गया? इसका प्रारंभ कब किया गया? इसका प्रारंभ किया गया 1 जून 2015 को। इसका लाभार्थी कौन होगा? इसका लाभार्थी होगा वो जो कम से कम 18 वर्ष की आयु
पूरी कर लिया हो और अधिकतम 40 वर्ष का हो। ठीक है। अटल पेंशन योजना में देखिए, ये हमने बताया कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो व्यक्ति होगा वही इस योजना का लाभार्थी होगा। लेकिन अगर किसी भी बैंक में खाता अनिवार्य एवं किसी भी पेंशन योजना का अगर वो लाभार्थी है तो वो इस योजना से लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, वो इस योजना का पात्रता पा ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसकी योजना का उद्देश्य क्या क्या था ये देख लीजिए। पहला है, यह पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA से विनियमित होगा। ठीक है। इस योजना में असंगठित क्षेत्रों के कामगारों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर 1,000 रुपया प्रतिमाह, 2,000 रुपया प्रतिमाह, 3,000 रुपया प्रतिमाह, 4,000 रुपया प्रतिमाह की दर से पेंशन मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि इसकी उम्र कितनी है। ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसकी उम्र कितनी है। भारत सरकार ने 1,000 रुपया प्रतिमाह केवल 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पेंशन प्राप्त होने की गारंटी दी है। अगर आपको 1,000 दिया जाए तो वो 5 वर्ष तक ही मिलेगा, तो इसकी वो गारंटी देता है। ठीक है। अब देखिए, जो अटल पेंशन योजना है, हमने यहाँ पे देखिए इसको ब्लू से लिखा है, इस योजना ने स्वावलंबन योजना का स्थान ले लिया है। ठीक है। मतलब स्वावलंबन योजना जो था वो योजना, उसी योजना को क्या किया गया है, अटल पेंशन योजना के नाम से कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगर अटल स्वावलंबन योजना आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है कि हमको अटल पेंशन योजना भी पूछा जा रहा है उसके साथ साथ। तो इसका प्रारंभ 2015 में हुआ था 1 जून को। चलिए नेक्स्ट योजना हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। इसका प्रारंभ कब हुआ? 9 मई 2015 को। इसमें कौन कौन से लोग पात्रता होंगे? इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी जो भी बैंक में उनके खाता है, जो भी बैंक में खाते धारक हैं, वो सभी इसके पात्र होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना में जो बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और दुर्घटना में आंशिक विकलांग अगर होता है तो उसकी स्थिति में 1 लाख रुपए जोखिम कवर बीमा राशि प्रदान की जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रदान की जाएगी। ठीक है। बीमा योजना को चारों ओर सरकारी साधारण कंपनियां, कौन कौन 4 जो है सरकारी कंपनियां हैं, ये लागू करेंगी। इस दुर्घटना में जो भी हमको वो मिलेगा बीमा। ठीक है। कौन कौन सी? देखिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। ये क्या करेंगे? इसको लागू करेंगे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे हमने उसको कवर कर दिया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसको देखना है। ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप तुरंत लाइक ठोकिए ना, लाइक ठोकिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं देखते देखते, जाहिर सी बात है पहली बार है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे कहीं ज़्यादा गुने अच्छे और वीडियो पढ़ेंगी। अभी सारे लेखपाल का सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। ठीक है। तो सारे क्या होगा, नोटिफिकेशन आप पे मिलता रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको शेयर करिए वीडियो को, इससे हमें भी फायदा हो, तो मेरा भी मनोबल बढ़े कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा पेशेंस के लिए बात कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ, हम थोड़ा सा आपको रेस्ट दिए। लेकिन चलिए रेस्ट खत्म हो गया, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम मतलब NSAP, इसका प्रारंभ हुआ था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश दिया गया है कि राज्य जो बेरोजगार लोग हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, उन नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा, उन नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। इसलिए भारत सरकार 1995 से गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आरंभ किया। ठीक है। 1995 से। इसमें यही तो ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में
इसके अंतर्गत 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब उन 5 योजनाओं को हम लोग एक एक करके उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, क्या लक्ष्य था उसका, क्या उद्देश्य था, क्यों चलाया गया। ठीक है, पहला योजना था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो देखिए इसमें दिया गया, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी 60 वर्ष की आयु वाले वृद्ध इस पेंशन के हकदार होंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 से आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ऐसा है, नहीं तो इससे पहले ये क्या था, ये 65 वर्ष था, 2011 से इसको क्या कर दिया गया है, 60 वर्ष। तो इस जो भी निर्धनता रेखा से नीचे है, जीवन यापन कर रहा है और 60 वर्ष के अंतर्गत है, तो वो इस पेंशन के हकदार है। ठीक है, 19 नवंबर, माफ करिएगा, ये सितंबर नहीं है, 19 नवंबर 2007 को, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इस पर आप कंफ्यूजन नहीं होना है ना। 19 नवंबर 2007 को इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है डेट सहित। ठीक है, इस योजना के तहत दी जाने वाली जो राशि है उसको बढ़ाकर 400 रुपया प्रति माह पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, जिसमें 200 रुपया प्रति माह का योगदान कौन है, केंद्र सरकार देगी और जितना भी बचता है वो राज्य सरकार देगी। ठीक, 1 अप्रैल 2011 से 80 वर्ष से जो अधिक के उम्र के वृद्धजन हैं उनको 500 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाती है। ठीक है, 500 रुपया। आप याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसका नाम अब क्या कर दिया जाए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, पहले उससे पहले ये जान लें कि राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अन्नपूर्णा योजना का नाम तो सुना ही होगा, उस योजना को भी विलय कर दिया गया है। तो उस योजना का अगर कभी पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अन्नपूर्णा योजना को विलय कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, दूसरा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इस योजना के तहत परिवार के मुख्य रूप से जो पुरुष होंगे या जो परिवार के जो मुख्य पुरुष हैं या जो मुख्य महिला हैं, उनकी मृत्यु हो जाने पर जो निर्धन परिवार को क्या होगा, 30,000 की एक मुश्त राशि उत्तरजीवी लाभ के रूप में दी जाएगी। इस शब्द से आपको नहीं कतराना है, सिंपल सी बात है कि इस योजना के तहत, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत, अगर किसी भी परिवार के मुखिया की कह लिया जाए या जो मुख्य उस पुरुष है या महिला है, उनकी अगर निधन हो जाता है, ठीक है, और वो क्या हो, 18 से 59 वर्ष की आयु में ही हो, तो उनको 30,000 रुपए की राशि दी जाती है। देखेंगे तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, इससे पहले हम लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना पढ़ा। अब ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई, 16 फरवरी 2009 को शुरुआत हुई। ठीक है, इसके पात्र कौन होंगे, वो बीपीएल महिलाएं, वो बीपीएल महिलाएं जो 40 से 79 वर्ष के बीच में है। इसकी जो राशि है वो प्रति माह 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर राज्य सरकार चाहे तो इस पे इतनी ही राशि 500 रुपया की राशि दे सकती है। ठीक है, कुछ कुछ राज्यों में मिल भी रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इस योजना के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला योजना है, चौथा योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। ये योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, और ये योजना है राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 16 फरवरी 2009 को। इसका मतलब देख रहे हैं, दोनों का डेट समान है, ये दोनों योजनाएं एक साथ ही प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 16 फरवरी 2009 को ही प्रारंभ हुआ। ये योजना 40 से 79 वर्ष तक की बीपीएल महिलाएं पाती थी, उसके पात्र थे, और ये 18 से 79 वर्ष तक के बीपीएल विकलांग की कोटि के अंतर्गत जो आएंगे वो इसके पात्र होंगे। इसमें क्या है, इसमें भी सरकार आपको 500 रुपये प्रति माह देगी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
ठीक है। 5वां योजना है राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना। राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना निर्धन परिवारों की जो 19 वर्ष तथा उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 2 बच्चों के जन्म पर प्रसव से पहले और प्रसव के बाद मातृत्व लाभ की देखभाल हेतु 500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट योजना कौन है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2005 को। उसका उद्देश्य क्या था भाई? उसका उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर था उस पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितों में संरक्षण करना। तो ये आपको याद रखना है। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को जो 2 जीवित प्रसव के समय शहरी गर्भवती महिला को 1000 रुपया और ग्रामीण गर्भवती महिला को 1400 रुपया दिए जाते थे। उसे बाद में बढ़ाकर शहरी गर्भवती महिला को 2000 रुपया और ग्रामीण गर्भवती महिला को 3000 रुपया कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा मातृत्व लाभ के रूप में 6000 रुपया देने की घोषणा की गई है। 2016 में घोषणा की गई है कि 6000 रुपया प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर इस योजना से प्रश्न आया तो ये प्रश्न बनने का 100% चांस बन जाता है। ठीक है, चलिए इसी योजना के चलते चलते एक योजना और देखते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, 2011 में इसका प्रारंभ हुआ जून में। ठीक है, इसमें क्या था कि जो जनन करने वाले जो सभी गर्भवती महिलाओं के लिए जो शल्य चिकित्सा था, मतलब जो शल्य क्रिया था, वो चीज़ें और मुफ्त दवाएं दी जाने लगी उनके निदान के लिए, और रक्त एवं आहार को, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया। मुफ्त जनन और परामर्श के दौरान घर से संस्थान तक मुफ्त परिवहन को भी शामिल किया गया। और इन सभी चीज़ों को, चाहे वो शल्य क्रिया हो, मुफ्त दवा हो, किसी चीज़ के निदान हो, रक्त हो, भोजन हो, आहार, और जो भी परामर्श के दौरान जो भी चीज़ें हैं, अगर संस्थान तक जाया जाता है, अस्पताल तक जाया जाता है, तो जो भी चीज़ें होंगी उनको शामिल करने के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये आपको याद रखना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद अगली योजना। अगली योजना है आपके सामने, देखिए आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2008 को। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के असंगठित क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों, जो 5 सदस्यीय परिवार हों, उनको उत्प्लावन आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित जो धन रहित स्वास्थ्य बीमा है उसके कवर को प्रदान करना, उसको कवर करना, प्रदान करना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। अगला योजना आपके स्क्रीन पे है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि NSSF। इसका प्रारंभ हुआ था जुलाई 2011 में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए संचालित योजनाओं की सहायता करना, और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस निधि के कामकाज के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने की सलाह दी गई, और वो काम करता भी है। ठीक है, देश के कुल श्रम शक्ति का 94% से अधिक भाग असंगठित क्षेत्र में ही कार्यरत है। तो ये चीजें आपको इस योजना से याद रखनी है कि 94% से अधिक भाग श्रम शक्ति जो देश का है वो कहाँ पर है? वो असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। देखिए आज हमने वो योजनाएं हमने देखा जो रोजगार से संबंधित था, गरीबी से संबंधित था, वो योजनाएं हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ उन योजनाओं पे चलेंगे जो कि करंट में योजनाएं हैं, जैसे मिड डे मील योजना। ठीक है, ये सब योजनाएं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो और योजनाओं के साथ मिलेंगे, जो योजनाएं बची हुई हैं और इम्पोर्टेंट योजनाएं बची हुई हैं। हम आपको एक ऐसा चार्ट भी देंगे, उस चार्ट में जो हाल में करंट योजनाएं चल रही हैं उसको देखेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे यूपी से जितने अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम ये यूपी का एग्जाम देने रहे भैया,
ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, तो यूपी विशेष तो पढ़ना बनता है। यूपी विशेष का क्लास चलाया जा रहा है, उसके बावजूद हम आपको योजना पढ़ा रहे हैं, तो योजना से संबंधित आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा उसका चार्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और कमेंट करें, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है किसी चीज़ को, आप बेझिझक पूछ लीजिए, आपका जवाब 5 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। हालांकि मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूं, जो भी 10-12 कमेंट पढ़ते हैं अभी, मैं सभी कमेंट को देखता हूं। अगर किसी की समस्या होता है मैं वहां तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो एकदम ना भूलें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाना बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।